हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 32 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 31 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल क्लासेस हैं आप लोगों की तैयारी के लिए। बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, तो इन क्लासेस को भी आप समय निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करने वाले हैं। हम लोग अंग्रेज़ों का अधिकार जब से बंगाल पर होना शुरू हुआ, वहाँ से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक आज की क्लास में करेंगे। उसके आगे की क्वेश्चंस भी कुछ आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। देखिए, आज की क्लास में जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं जो है प्रैक्टिस सेट में इसलिए डाल देती हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही जगह पर मिलें, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के भी हम लोग सेट पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस करोगे तो आप लोग ये पाओगे कि यूपीपीसीएस में जो है जो ऑलमोस्ट 30 to 40% क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में, ठीक है। 30 to 40% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है। पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं से आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद मैं एक काम करूंगी कि आप लोगों के लिए तकरीबन 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, एज इट इज़ जिस क्रम में वो पूछे गए हैं, हम लोग उसको सेम टू सेम ठीक वैसा ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये काम हम आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से काफ़ी पहले मैं करवा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पेपर सेट होता है, ठीक। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को जो वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने वीडियो को रिवाइज कर पाओगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखिए, वीडियो लाइक करेंगे तो उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ठीक है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, कोई स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपना रिवीजन अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा राज्यों और साम्राज्यों के विजय का कालक्रम की व्यवस्था क्या है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने ये जो दे रखे हैं आपके पास साम्राज्य, किस क्रम में अपने साम्राज्य में अंग्रेज़ी शासन में मिला है उसका हमें कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास बंगाल है, तो बंगाल को सबसे पहले अंग्रेज़ी शासन में मिलाया गया। देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के बीच में और मुगलों के बीच में, या यूँ कहें जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद से ही, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, वहाँ से अंग्रेज़ों को बंगाल पर एकाधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा वो है बंगाल, तो एक को डाल दीजिए नंबर 1 पे। उसके बाद जो मिलाया गया राज्य वो था मैसूर। मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। तो चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर राज्य को मिला लिया गया किसमें? अंग्रेजी राज्य में। तो फिर 3 आ जाएगा। उसके पास जो राज्य मिला अंग्रेजी साम्राज्य में वो था मराठा राज्य, ठीक है। मराठाओं की जब युद्ध हार गए उसके बाद मराठा राज्य मिला, और सबसे लास्ट में जो विलय हुआ अंग्रेजी साम्राज्य में वो था पंजाब। तो जो कालानुक्रम बनेगा वो बनेगा 1, 3 और 2, 4, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से कूट में ये वाला क्रम है, तो उसी पर हम टिक करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें है 1, 3, 2, 4। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसी के बाद बंगाल पर विजय हो गई किसकी? अंग्रेज़ों की, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है।
आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, वो ये है कि जो बक्सर की लड़ाई थी उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन था और बंगाल की तरफ से कौन था। तो बंगाल की तरफ से 3 लोग थे, एक था मीर कासिम, बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला और अवध के नवाब थे कौन, शाह आलम। ठीक है, मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। और जबकि अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब बात आती है मैसूर की। मैसूर को जैसा कि मैंने बताया टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब, 1798-99 में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या हो गया, 1799 में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया मैसूर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आता है मराठा युद्ध। मराठा के साथ जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद ही मराठा प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। कब हुआ था, 1818 में हुआ था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पंजाब पर कब हुआ, 1849 में हुआ, और ये पंजाब जो है ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था। ठीक, तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताए, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नरमपंथी राष्ट्रवाद के बारे में सही है। पहला कथन देखिएगा, पहला कथन है, उन्होंने अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों को अपनाया था। ये बिल्कुल सही है। जो नरमपंथी थे, नरमपंथियों में जो नेता आते थे, ठीक है, वो गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख नेता थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे नेता थे। तो वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए क्या करते थे, संवैधानिक तरीके अपनाते थे और शांतिपूर्ण ढंग से पर्चों के द्वारा, विज्ञप्तियों नहीं, पर्चों के द्वारा, प्रार्थना पत्रों के द्वारा वे अपनी मांगों के लिए अपनी मांगें अंग्रेज़ों के सामने या अंग्रेजी सरकार के सामने रखते थे। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार नहीं थे। ये कथन गलत है। जो नरमपंथी थे वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे और उनका ये विश्वास था कि वे एक ना एक दिन क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को मना लेंगे स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, डोमिनियन स्टेट के लिए मना लेंगे। जो इनिशियली नरमपंथियों ने टारगेट रखा था वो डोमिनियन स्टेट के लिए रखा था, पूर्ण स्वराज के लिए नहीं रखा था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, नरमपंथी अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए याचिकाओं, प्रस्तावों, बैठकों, पर्चों, पत्रक व पर्चे, ज्ञापन एवं प्रतिनिधि मंडल का उपयोग करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी मैंने आप लोगों को बताई थी। रनाडे और गोखले जैसे कुछ नरमपंथी सामाजिक सुधारों के भी पक्षधर थे। तो ये भी सही है। देखिए, दूसरा कथन गलत है, पहला, तीसरा और चौथा हमारे 3 कथन सही है। ठीक है, तो अब हमारा जो कूट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरमपंथी राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग सभी जानते हो कि प्रारंभिक चरण के दौरान, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, इन्होंने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वहाँ उसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे कौन थे, नरमपंथी नेता थे। और ये ब्रिटिश जो साम्राज्य था उनके न्याय और सद्भावना में विश्वास रखते थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इन्होंने मांगे क्या क्या रखी थी, एक बार ये जान लीजिए। विधान परिषद का विस्तार करने के लिए, भारत में आईसीएस परीक्षा आयोजित करने के लिए इन्होंने मांग रखी थी, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने के लिए, स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां देने के लिए, भू राजस्व में कमी करने के लिए और जमींदारों से किसानों की सुरक्षा इत्यादि करने के लिए इन्होंने अपनी मांगें रखी थी। अच्छा, नमक और चीनी पर जो शुल्क लगता था उसको कम करने के लिए और समाप्त करने के लिए भी इन्होंने कहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और कार्य पद्धति के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वे क्या करते थे, पर्चों का उपयोग, प्रतिनिधिमंडल, प्रार्थना सभाएं, इन सब का उपयोग करते थे। और ये क्या थे, अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। ठीक है, ब्रिटिश भावना में इनको पूर्ण विश्वास था। वे ये समझते थे कि अंग्रेज़ जो हैं उनके शुभ चिंतक हैं और क्या करेंगे, एक दिन उनकी बातें अवश्य ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो भी बातें आप लोगों को बताई हैं वे सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इनको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, जो मेरी समझ से बनती हैं, वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ। तो अगर आप नहीं भी रीड करते हो तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक ये स्टेटमेंट दे रखा है, एक ये पर्सन के बारे में है, एक हस्ती के बारे में है, एक व्यक्तित्व के बारे में है। ये स्टेटमेंट देखकर पढ़कर आपको बताना है उस हस्ती का नाम, ठीक है। तो देखिए, वह तत्व बोधिनी पत्रिका के पहले संपादक थे। वह ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सुधार, वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण के प्रसार के लिए काम किया। शास्त्रों के आधार पर उन्होंने बाल विवाह के बारे में चिकित्सा राय का हवाला दिया। उन्होंने विवाह से पहले प्रेमालाप, विवाह, साझेदारी और समानता, विवाहित जीवन का आधार और कानून और रिवाज दोनों के द्वारा तलाक की वकालत की। अब ये स्टेटमेंट जिनके बारे में है उनका हमें नाम बताना है। अब ये नाम दे रखे हैं हमारे पास। तो पहला नाम हो जाता है अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है ये अक्षय कुमार दत्त बनेगा, ठीक है। अक्षय कुमार दत्त ही तत्वबोधिनी पत्रिका के पहले संपादक थे और ये जो है ब्रह्म समाज के भी सदस्य थे। और ये बंगाल में जो पुनर्जागरण हुआ था, क्या था, ये उसके अभिकर्ताओं में से एक थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका के ये कब नियुक्त हुए थे संपादक? तो 1843 में नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी? ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक और प्राकृतिक न्याय का जो रूप था उसको मानते थे और उसी पर विश्लेषण करते थे और उसी को आगे पहुंचाए जाने पे भी विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा अक्षय कुमार दत्त के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, देखिए ये भारत का कुछ नक्शा इस तरीके से है, ठीक है, इसको करेक्ट ऐसे है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा, इसका नाम भी पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कथन हैं, उन्हें पढ़ते हैं और फिर उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के बारे में संबंधित हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है, उन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में बस्तियों की स्थापना की। मुगलों ने दबाव में अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। दमन, हुगली और सालसेट में उनकी बस्तियां थीं। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं ये पुर्तगीज़ के बारे में है। पुर्तगीज़ 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, ठीक है। और मुगलों के दबाव में मुगलों ने क्या किया, पुर्तगीज़ के दबाव में आकर के अंग्रेज़ों को व्यापारिक अधिकार देने से मना भी कर दिया था। और पुर्तगीज़ जब आए थे तो उन्होंने दमन, हुगली और सालसेट में अपनी बस्तियां भी स्थापित की थी, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है पुर्तगाली, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वास्को डी गामा 1498 में आया था भारत और कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगले वर्ष के बाद वो क्या किया, वापस लौट गया था। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद 1500 में आया था पेड्रो अल्वाड्रेज, 1500 ईस्वी में पहुंचे थे और वास्को डी गामा भी उसके साथ आया था। उसके बाद में 1502 में उसने दूसरी यात्रा की थी वास्को डी गामा ने। ये बात भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि पहली बार कब आया था, 1498 में आया था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज आए थे, फिर वास्को डी गामा दोबारा फिर आया, कब आया, 1502 में आया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और उनकी बस्तियों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है, वो ये है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा था। ये बात भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा था। उसके बाद 1509 में एक पुर्तगाली प्रदेश का बहुत ही बढ़िया गवर्नर बना, कौन था? उसका नाम था अल्बुकर्क, जिसने पुर्तगाली शासन को जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया। उसका नाम था अल्बुकर्क, ठीक। इन्होंने कालीकट में भी एक किला बनाया और गोवा में पुर्तगालियों की बस्ती थी जो कि राजधानी बन गई। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने भारत को सबसे बाद में छोड़ा। गोवा को जो है मुक्त कराया गया था पुर्तगीज से भारतीय स्वतंत्रता के बाद, ठीक है।
ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, प्रत्येक 30 वर्षों में भूमि का पुनरुत्थान किया गया और राजस्व दरों में वृद्धि हुई। तो जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है, प्रत्येक 30 वर्षों में भूमि का पुनरुत्थान किया गया और राजस्व दरों में वृद्धि हुई, पहला कथन सही है। दूसरा क्या है, रैयतवाड़ी को 1820 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ये वाला गलत हो जाएगा। रैयतवाड़ी को कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं, हेक्टर मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था, तो दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, विभिन्न प्रकार की मृदा से औसत आय का अनुमान लगाया जाता था, तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा गलत सही है, दूसरा गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा न्यायिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो पहला जो कथन है ये है, कॉर्नवालिस ने कलेक्टरों से उनकी न्यायिक शक्तियों को छीन लिया था और उन्हें राजस्व संग्रह के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बना दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। जो कलेक्टर होता था उस समय, उनकी जो न्यायिक शक्तियाँ थीं कॉर्नवालिस ने उनको कम कर दिया था, या यूँ कहें छीन लिया था, और उनको केवल राजस्व संग्रह तक ही सीमित कर दिया था, ठीक है। कोर्ट की फीस भी खत्म कर दी गई थी, ये भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। तो दोनों ही कथन सही है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ईसाई मिशनरियों ने 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की, हमें बताना है। तो ईसाई मिशनरियों ने 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना श्री रामपुर में की, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब श्री रामपुर के बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि फैक्ट ये कहाँ पर होता है। तो श्री रामपुर, जिसे सेरामपुर या सेरामपुर शहर भी कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व बंगाल में स्थित था, ठीक है। ये हुगली नदी के किनारे पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है और अभी क्या है, कलकत्ता का हिस्सा है, कलकत्ता शहर का। मूल रूप से 18वीं शताब्दी में डेनिस बस्ती में इसे फेडरिक्सन नगर भी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो गई श्री रामपुर के बारे में। और बैप्टिस्ट मिशन यहाँ पर शुरू किया गया था 1793 में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और स्थापना कब हुई थी, 3 बैप्टिस्ट मिशनरियों के द्वारा श्री रामपुर कॉलेज की 1818 में स्थापना की गई थी। सारी बातें याद रखिएगा। अब चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से जुड़ा नहीं था। तो राधाकांत देव जो हैं ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों ही ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। राधाकांत देव कौन थे, ये कलकत्ता के निवासी थे और ये रूढ़िवादी हिंदू समाज के एक विद्वान नेता थे, ठीक है। ये रूढ़िवादिता के प्रबल पक्षधर थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ब्रह्म समाज का मुकाबला करने के लिए एक संस्था का स्थापना की, संस्था की जिसका की नाम था धर्म सभा, ठीक है, याद रखिएगा धर्म सभा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। सर सैयद अहमद खान निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे। तो सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ पर 1857 के एक तरफ आपको नेता दिए गए हैं और दूसरी तरफ जगह दिए गई हैं कि किसने कहाँ पर नेतृत्व किया, हमें सारणी को सही से मैच करना है, ठीक है। तो मंगल पांडे जो हैं बैरकपुर से संबंधित हो जाएंगे, तो डी से इसको मैच कर दीजिए। जीनत महल जो है ये हो जाएंगी, जीनत महल को मैच कर दीजिए आप लोग सी से, ये दिल्ली से मैच हो जाएगा। देखिए जीनत महल कौन थी, जीनत महल जो है बहादुर शाह द्वितीय जो थे इनकी पत्नी थी, ठीक है। तो इसको दिल्ली से मैच कर दीजिए। नाना साहब को कानपुर से मैच कर दीजिए, इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था। और खान बहादुर खान ने 1857 की जो क्रांति हुई थी इसको दिल्ली में, बरेली में, सॉरी यहाँ पर बरेली है, बरेली में नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1857 की क्रांति का, याद रखिएगा अच्छे से। 1857 की क्रांति का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर 1857 की क्रांति का बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। पहले थ्योरी पढ़ी है हमने, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन किए हैं। क्लास आप लोग कर लोगे तो आपके सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उससे जो भी जुड़े हुए क्वेश्चंस बनते हैं सारे ही एग्जाम्स में, चाहे पीसीएस की बात कर लो, आरओ एआरओ की बात कर लो, या वनडे एग्जाम्स में भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस क्लास से आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण
क्लास हो सकती है आप लोगों के लिए, इसको समय निकाल कर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने आप लोगों को 1857 की क्रांति के जो लोग वीडियो देख चुके हैं उसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि 1858 का जो अधिनियम आया था, 1857 की क्रांति होने के बाद जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसकी उपाधि को हटा करके वायसराय कर दिया गया था, उसकी उपाधि को कम कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। और वायसराय की को सलाह देने के लिए एक समिति का निर्माण भी किया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 का आया था, उसी में गवर्नर जनरल के अधिकार कम कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखिए मैंने आप लोगों को बताया 1858 में, और भारत का जो गवर्नर जनरल से वायसराय की उपाधि जिनको मिली वे थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? पहले बने थे भारत के वायसराय। और राज्य सचिव का जो पद था, ये कार्यकारी परिषद में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक पद सृजित किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। 1858 का जो अधिनियम था, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वे क्या थे कि जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। ठीक है, और प्रशासन का जो महामहिम था या प्रशासन जिसके द्वारा चलाया जा रहा था वो भारत का राज्य सचिव के द्वारा चलाया जा रहा था, और भारत परिषद का निर्माण गया था, उसी के द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी। ठीक है, 2 प्रकार के बोर्ड गठित किए गए थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो भारत की परिषद थी, भारत की परिषद एक सलाहकारी निकाय था जिसके अध्यक्ष कौन होते था? अध्यक्ष होता था राज्य सचिव। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये सभी जो है भारतीय उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने क्या बताया था? धन निकासी का सिद्धांत बताया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1, 2, 3 होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1, 2, 3 किस में है। 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो तीनों ही ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो सहायक संधि का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि क्या होती थी ये भी जान लीजिए। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा उपयोग की जाती थी। इस प्रणाली में क्या होता था, जो ब्रिटिश के साथ सहायक मतलब ब्रिटिश राज्य के साथ या अंग्रेज़ों के साथ जो सहायक संधि कर लेते थे, उसमें क्या होता था, भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी को बनाए रखना पड़ता था। टुकड़ी की कमान कौन संभालता था? एक ब्रिटिश अधिकारी संभालता था। तो कोई भी बाहरी हमला होने पर या कुछ भी उनके साथ मिसहैपनिंग होने पर क्या करते थे, जो ब्रिटिश टुकड़ी थी वो भारतीय राजा की तरफ से लड़ती थी। ठीक है, अच्छा, और जो भारतीय राज्य होता था जिसके साथ सहायक संधि होती थी उसे संरक्षित राज्य कहा जाता था और अंग्रेज़ों को सर्वोपरि शक्ति कहा जाता था। और ये जो सेना भारतीय राज्य को रखनी होती थी, इसका जो रहन सहन खर्चा जो था वो भी किसको वहन करना पड़ता था? ये वहन करना पड़ता था भारतीय राज्य को, जिसके साथ सहायक संधि की जाती थी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा सहायक संधि के बारे में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन से ये बाल गंगाधर तिलक भी संबंधित थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये चारों ही हस्तियां संबंधित थीं किससे? स्वदेशी आंदोलन से। तो ये चारों किस ऑप्शन में है हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 1, 2, 3, 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन एक विरोधी आंदोलन था जिसने देश में बहिष्कार को जन्म दिया था, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता ना करना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित थीं। ठीक, ये सारी बातें याद रखिएगा। 1909 तक क्या हुआ था, ये जो स्वदेशी आंदोलन था
पूरे देश भर में फैल गया था और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 1910 में कई गुप्त संगठन स्थापित किए गए और कई क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हुए जो स्वदेशी आंदोलन का ही पर्याय थे, ठीक। ये सारी बातें याद रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया। तो 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई, किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। लेकिन इसका जो स्थापना है ये अभिनव भारत के रूप में नहीं हुई थी। इनिशियली ये जो संगठन है स्थापित हुआ था मित्र मेला के नाम से, जो आगे चलकर 1904 में क्या हो गया, अभिनव भारत हो गया था। और इसकी स्थापना बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, दोनों ने मिलकर के की थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। बीडी सावरकर के बारे में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये करंट अफेयर की हो जाएगी कि जो अंडमान निकोबार का हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में, उसका नाम वीर दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया है। तो ये सारी बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य मिंटो सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखिएगा, निर्वाचित सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव। मौर्य मिंटो सुधार में निर्वाचित सदस्य का कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय परिषद में चुनाव के लिए मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए थे, ये भी गलत हो जाएगा। इंपीरियल विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी, ये भी ठीक नहीं है। तो अब हम आएंगे अगले पर। चौथा क्या है, भारतीयों को विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। चौथा जो है कथन यही सही है कि मौर्य मिंटो सुधार में पहली बार भारत में चुनाव पद्धति पेश की गई थी। ये शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पेश किया गया था, ठीक है। इसीलिए ही चौथा कथन सही हो जाएगा कि भारतीयों को विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय परिषद के चुनाव में सिखों और आंग्ल भारतीयों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था, ठीक है। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 1909 में मौर्य मिंटो जिसको कहा जाता है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। और मौर्य मिंटो के जो फैक्ट हैं ये यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में जो पहले भारतीय नियुक्त हुए थे वे थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, 1909 में, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कौन सा सही कथन है हमें बताना है, ठीक है। तो पहला देखिएगा, युद्ध के बाद स्वशासन में की मांग में मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बारे में लखनऊ पैक्ट था, ये सही बात नहीं है, ठीक है। चरमपंथियों और क्रांतिकारियों को भारतीय राजनीति से तुष्ट करने के लिए लखनऊ पैक्ट 1916 का जो हुआ था इसलिए भी नहीं हुआ था। अखिल भारतीय होम रूल लीग बनाने के लिए तिलक और एनी बेसेंट के बीच में 1916 में नहीं हुआ था। जो 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था वो पृथक निर्वाचक मंडल के लिए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचक मंडल नहीं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी। तो वर्धा योजना जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्धा की मूलभूत शिक्षा योजना 1937 में महात्मा गांधी ने के चिंतन पर शुरू की गई थी। इसे नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। नई शिक्षा योजना के विचारों पर चर्चा करने के लिए वर्धा में भारत शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत में मूलभूत शिक्षा की योजना को तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। इसके फैक्ट देख लेते हैं।
1919 में ये जो अधिनियम पारित किया गया था, इसे जो भारतीय सरकार थी, अंग्रेजी सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसमें भारत के सचिव कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी पड़ा था। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन लखनऊ से शुरू हुआ था। जो अली बंधु थे, शौकत अली और शौकत अली के द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा, इनके द्वारा शुरू किया गया था। भारत में लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई थी। और क्यों शुरू हुआ था? मुसलमानों में राजनीतिक एकता बनाए रखने के लिए, खिलाफत की रक्षा करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? ऑटोमन साम्राज्य को दिए गए उपचार के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के द्वारा ये एक आंदोलन के रूप में आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। खिलाफत जो आंदोलन था, इसके पक्षधर कौन थे? महात्मा गांधी भी थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब में नौजवान सभा के संबंध में सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा होगा? इसका उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में जो नौजवान सभा स्थापित की गई थी, युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा पृथक निर्वाचक मंडल नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के जो मुख्य तथ्य हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 10 अगस्त 1928 के द्वारा पेश की गई थी। 10 अगस्त 1928 को पेश की गई थी। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए ये जो है इसकी मांग रखी गई थी। इसीलिए क्या होता है? पहला विकल्प सही हो जाता है। और 19 मौलिक अधिकार, जिसमें एक था 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को वोट करने का अधिकार भी शामिल था, ठीक है। नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार, कोई ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहिए जिसका राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। किसी भी समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा, ये उसमें साफ साफ मेंशन था। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट। उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे ये हो गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, नमक सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक असंतोष जुटाने की उम्मीद की थी, ये सही बात है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। जुलूस को व्यापक रूप से पश्चिमी मीडिया के द्वारा कवर किया गया था, ये भी सही बात है। लेकिन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वर्धा आश्रम से सागर की ओर चलने लगे, ये गलत बात है। वर्धा आश्रम से नहीं चले थे, साबरमती आश्रम से चलना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो 2 नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नमक सत्याग्रह के बारे में सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू हुई, ऑप्शन नंबर 4। तो जो 1935 का अधिनियम है, इसे स्वीकृति मिली थी मूल रूप से अगस्त 1935 में, ठीक है। ये जो अधिनियम है ये भारतीय संविधान का काफ़ी हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसमें कुल 10 अनुसूचियाँ थीं और 321 सेक्शन थे, ठीक है, अनुच्छेद थे। और 1935 का जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके साथ साथ एक बर्मा का भी 1935 का अधिनियम बना था, जिसे क्या है, भारत और बर्मा को अलग अलग कर दिया गया था। तो जो बर्मा अधिनियम था इसमें 159 खंड थे और 6 अनुसूचियाँ थीं। और अगर 1935 के जो अधिनियम है उसके प्रावधान की बात की जाए तो क्या यह प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम से लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। संसद में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई, आरबीआई की स्थापना हुई और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के बारे में।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक भाग के रूप में सत्याग्रह को प्रस्तावित करने वाले दूसरे राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था उस महात्मा गांधी के द्वारा, और पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में जो कथन सही नहीं है वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। यही कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? और देखिए, क्रिप्स मिशन ये इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पॉज करके इसके सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंदी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये स्किप कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये 1942 में शुरू हुआ था, ये सही बात है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स ने 3 महीने से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे थे, ये भी सही बात है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यही सही नहीं है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, जापानी आक्रमण के खिलाफ ये अहिंसक आंदोलन था, और वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसने इसके विचार को स्वीकार कर लिया, और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक नामक जगह पर कांग्रेस ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव पास किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इस आंदोलन का विरोध किया था, और हिंदू महासभा ने भी इसका बहिष्कार कर दिया था। कम्युनिस्ट आंदोलन भी इसमें शामिल नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना बर्लिन में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए 1942 में बर्लिन में स्थापना की गई थी आज़ाद हिंद रेडियो की। पहली बार 7 जनवरी 1942 को इसका प्रसारण हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जर्मनी में था इनिशियली, लेकिन फिर बाद में सिंगापुर और फिर उसके बाद म्यांमार में स्थानांतरित हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पर कार्यक्रम अनेक भाषाओं में प्रकाशित होते थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 23 अक्टूबर 1942 को बोस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध की घोषणा की, और 2009 में, यहाँ पे ये वाला गलत है, इसको आप लोग काट दीजिएगा। आगे चलिए, ठीक है, इसको नहीं रीड करिएगा, ये गलत है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता पूर्व भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी वे विजय लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन क्या था? जातियों ने सशस्त्र तरीके से अपने अधिकारों और संबंधित विषयों के लिए विरोध किया, ये सही बात है। जमींदारों द्वारा जनजातियों के शोषण के परिणाम स्वरूप जनजातियों को बंधुआ मजदूरों में बदल दिया गया, दोनों ही कथन सही हैं। जनजातियों ने सशस्त्र तरीके से अपने विरोध का प्रदर्शन किया, और जो जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा था इसी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके जो नेता थे इनका नाम हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 1859-60 के नील विद्रोह का क्या कारण था? तो देखिए, नील विद्रोह जो है भारत के किसानों के द्वारा किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा जब उन पर जो भी उनकी भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, उसके तिनकटिया पद्धति के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा क्या करवाया जाता था? नील की खेती करवाई जाती थी। मतलब जबरन नील की खेती एवं किसानों को नील की खेती के लिए कम पारिश्रमिक मूल्य प्रदान किया जाता था नीलवाई वाले क्षेत्रों पर। इसी से तंग आकर किसानों ने नील विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। एक तरफ प्रकाशन दे रखे हैं, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दे रखे हैं। तो न्यू इंडिया, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? समाचार पत्र है, ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हो रहा था, ठीक है। और युगांतर ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा था। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, ये हमें बताना है। वह एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने गांधी जी को केवल पुरुषों के लिए नमक आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए राजी किया था। उन्होंने नमक कानून और शराब कानून तोड़ते हुए गिरफ्तारी दी थी। तो ये जो दे रखे हैं कथन, किस हस्ती का, किस व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, ये हमें बताना है। तो जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय का है। इनके बारे में ही ये जो कथन, उपरोक्त कथन है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका जन्म 1903 में हुआ था, 1988 तक ये जीवित रही। एक स्वतंत्रता सेनानी थी, इसके साथ साथ समाज सुधारक भी थी, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने भारत में हस्तशिल्प, हथकरघा और रंगमंच के पुनर्जागरण के लिए भी काफ़ी काम किया और एक प्रेरक शक्ति बनी थी। ये सेवा दल में वह महिला विंग की प्रभारी थी और सेविकाओं को भर्ती और प्रशिक्षित तथा संगठित करती थी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया था, जिसे पहले मारिट ई कजिन्स के द्वारा स्थापित किया गया था और उनके प्रयासों से इसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया था। नमक सत्याग्रह जब हुआ था तो इन्होंने बॉम्बे बीच फ्रंट पर नमक तैयार करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा बनाई गई 7 सदस्यीय जो टीम थी उसको लीड किया था। इन्होंने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं में नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को भी इन्होंने सुनिश्चित किया था। इन्होंने गांधी जी से बात की थी इस बारे में, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे बीच फ्रंट पर नमक तैयार करने के लिए इन्होंने 7 सदस्यीय टीम को लीड किया था। ये बात हम ऊपर ही कर चुके हैं। उन्होंने न केवल नमक तैयार किया बल्कि वे पास के उच्च न्यायालय भी गईं और न्यायाधीश को स्वतंत्रता नमक खरीदने की पेशकश की। फ्रीडम सॉल्ट बेचने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 1 साल जेल में रखा गया, ठीक है। और इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला बनी थी। 1936 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये सारी बातें कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस वॉयसराय ने ये कहा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई में खूबसूरत होती। तो ये वक्तव्य जो है लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। 1933 में एक पत्र में लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई खूबसूरत होती, लॉर्ड विलिंगटन ने बोला था। लॉर्ड विलिंगटन कब से कब तक वायसराय रहे? तो 1931 से 1936 तक रहे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने दबाया था, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, लॉर्ड विलिंगटन से पहले कौन था वॉयसराय? तो लॉर्ड इरविन था और लॉर्ड विलिंगटन के हटने के बाद कौन बना? लॉर्ड लिनिथगो बना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक दी गई है। तो हमें बताना है कौन कौन से सही जोड़े हैं, मेल खा रहे हैं, कौन सही ढंग से। तो इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। वाई आई एम एन अथीस्ट, ये पुस्तक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, शहीद भगत सिंह के द्वारा। तो तीसरी भी सही है। गीता रहस्य जो है लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो 1 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। कांग्रेस के फैजपुर सत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला सत्र था, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें लगभग 40,000 किसानों ने भाग लिया था, ये भी सही बात है। धनजिन्ना चौधरी और साने गुरुजी ने इस सत्र का आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी सही बात है। लेकिन शंकरा राव देव ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यही कथन सही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया, ये भी सही बात है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन के विकास में मदद की थी, ये भी सही बात है। उन्होंने सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की, ये गलत बात है, ये कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1 और 2 सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी मूल रूप से कानपुर षड्यंत्र मामले के आरोपी थे? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें शौकत उस्मानी है, नलिनी गुप्ता है, श्रीमती वेलायुधन है और सत्य भक्त है। तो ये चारों ही लोग जो है कानपुर षड्यंत्र केस में सम्मिलित थे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो आरजी भंडारकर जो है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर ए जो है अभिकथन है और आर कारण दे रखा है। हमें बताना है कि इसके आधार पर कौन सा आंसर बनेगा। तो अवेस्ता पारसियों की पवित्र पुस्तक है, ये बिल्कुल सही बात है। अवेस्ता जो है पारसियों की पवित्र पुस्तक है। के.आर. कामा ने पारसी समाज में सुधार और पारसी महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये कारण भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अवेस्ता पुस्तक है लेकिन ये जो कारण है ये इसका एलैबोरेशन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो मैंने बात बताई है आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में एक युवा सैनिक मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। मेरठ में रेजिमेंट ने सिपाहियों ने नए कारतूसों का उपयोग करके सैन्य अभ्यास करने से इनकार कर दिया था, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लेपित होने का संदेह था। ठीक है, ये दूसरा वाला भी कथन सही है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब उदयपुर से लड़े थे, ये वाला कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो नाना साहब हैं ये कानपुर से लड़े थे, उदयपुर से नहीं लड़े थे। तो जो इसमें गलत कथन है वो हमें बताना है। तो केवल सी जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो जो बातें मैंने आप लोगों को ऊपर बताई ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, कई तालुकदार अवध के नवाब के प्रति वफादार थे और वे लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ जुड़ गए थे, ये सही बात है। विलय ने क्षेत्र के नवाब और तालुकेदारों को विस्थापित कर दिया था। जब विलय हुआ तो क्षेत्र के जो नवाब थे उनकी उपाधि भी खत्म हो गई थी और जो तालुकेदार होते थे वे भी वहाँ से विस्थापित हो गए। तो इस प्रकार से ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, अब अवध विद्रोह के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अवध विद्रोह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अवध विद्रोह भी शुरू हुआ, और यहाँ पर ऐसा था जो अवध के नवाब थे उनके जो तालुकेदार थे वे वफादार थे किसके प्रति, अपने नवाब के प्रति। जो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी नवाब की पत्नी, ठीक है, वे उनके साथ जुड़ गए और जब तक बेगम हजरत महल लड़ती रहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ वे उनसे जुड़े रहे और उनकी मदद भी करते रहे। और इन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र को जो कि माइनर था उसको नवाब घोषित कर दिया और उसके संरक्षक बनकर खुद अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने बताई अभी पढ़ी ऊपर वे यहाँ पे दे रखी हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना में प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्य परिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे। तो ऐसा जो वायसराय की कार्य परिषद में सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को सभी सदस्य छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा प्रस्तावित किया गया था वेवेल योजना में 1945 में, जो कि आई थी लॉर्ड वेवेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेवेल योजना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता कौन से थे? तो ये बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए, जेल में एक क्रांतिकारी नेता जिनको जिंदा जला देने की बात आई तो उनका नाम हो जाएगा सागरमल गोपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागरमल गोपा एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे
और इनका जन्म 3 नवंबर को हुआ था जैसलमेर में सन 1900 में। और इनके जो पिता थे उनकी मृत्यु के बाद इनको 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 6 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और जैसलमेर में जब ये आंदोलन का हिस्सा बने तभी इनको जेल में डाल दिया गया और ऐसा माना जाता है कि इन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया था और 4 अप्रैल 1946 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनकी मौत की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति की गठन किया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सागरमल गोपा की मृत्यु पर कौन सी समिति का गठन किया गया जिसने मृत्यु के कारणों की जांच की। इस तरीके का क्वेश्चन अगर बनता है तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ रही हूँ, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। रिवीजन जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत ही अच्छा साधन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट ये आप लोगों के रिवीजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। रिवीजन के द्वारा क्या होता है, हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं और हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो क्लास आप लोग डेली बेसिस पर करिए। डेली बेसिस पर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।